आदाब, मैं शुभदा कपिल हाजिर हूँ प्रोग्राम ये है इंडिया के स्पेशल एपिसोड के साथ जो बेस्ड है न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में लोगों की दिलचस्पी किताबों में पैदा करने के मकसद से बुक फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। हर साल की तरह इस साल भी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसे नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन मिलकर चालू कर रहे हैं। वर्ल्ड बुक फेयर हमेशा ही अपने बेहतरीन किताबों के कलेक्शन के लिए जाना जाता है। इस बार क्या है ख़ास? नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। नेशनल बुक ट्रस्ट की असिस्टेंट डायरेक्टर कंचन शर्मा, निस्केयर के फॉर्मर ऑफिसर लोकेश कुमार चोपड़ा और फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स के चेयरमैन रमेश मित्तल साहब। आप सभी का हमारे स्टूडियो में इस्तकबाल है। तो अभी हम वर्ल्ड बुक फेयर की बात कर रहे हैं। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो वर्ल्ड बुक फेयर कब से ये शुरुआत इसकी हुई और किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है? साल दर साल क्या क्या बदलाव इसमें देखते हैं? मित्तल साहब, आपसे जानना चाहेंगे। वर्ल्ड बुक फेयर पहली दफ़ा 1972 में लगाया गया था और प्रगति मैदान उस समय नहीं था। विंडसर प्लेस, जहाँ आज ये 5 तारा होटल है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसमें स्टॉल भी उस वक्त प्री फैब्रिकेटेड कुछ नहीं होते थे जी। हर एक ने अपने हिसाब से स्टॉल सजाए थे। पहला बुक फेयर था। हम लोग भी बड़े जोर शोर से और बड़े इच्छा से गए थे और उसके बाद ये बुक फेयर हर 4 साल में एक दफ़ा लगता रहा। शुरू में जी, शुरू में 4 दफ़ा 4 साल में लगा, उसके बाद 2-2 साल में लगा, लेकिन अभी करीबन 6 साल पहले से ये हर साल पे आ गया है जी। हर साल होता रहा है। पहले इसे फरवरी में किया जाता था, लेकिन क्योंकि फरवरी में एग्ज़ाम डेज आ जाते हैं बच्चों के, खासकर स्कूल्स में भी और उसके बाद कॉलेजेस का भी, इसलिए इसको थोड़ा पीछे करके जनवरी में लाया गया। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये और अधिक सक्सेसफुल होता जा रहा है, क्योंकि और अधिक लोग आ पाते हैं और आते भी हैं। हाँ, कुछ दिक्कतें रही हैं, जैसे प्रगति मैदान अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन में है, इसलिए जगह की कमी है या साफ़ सफाई भी पूरी से नहीं है, वो एक मजबूरी है। लेकिन हम बहुत जल्द इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही प्रगति मैदान एक सुंदर तरीके से उभरेगा तो बुक फेयर भी 4 चांद लेकर आएगा और दुनिया के बुक फेयर्स में इसका नाम बनेगा। पहले भी ये एशिया का सबसे बड़ा बुक फेयर बन गया था और मुझे लगता है कि फिर से हम इसको ले आएंगे उसी स्टेज पर। कंचन जी, आपसे पूछना चाहूँगी, नए साल के मौके पर ये किताबों के शौकीन के लिए एक तरीके से एक गिफ्ट है कि वर्ल्ड बुक फेयर शुरू होने वाला है न्यू दिल्ली में। तो इस बार की क्या थीम है? क्या हर साल कोई ना कोई थीम पे आधारित होता है? इस बार क्या थीम है, उसके बारे में बताएं। जी, इस बार थीम है गांधी द राइटर्स राइटर, क्योंकि हम 150th ईयर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं महात्मा गांधी की। सो इसी के बेस पर ये थीम इस बार है और इसमें हम काफ़ी बुक्स होंगी जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं और काफ़ी ऐसे राइटर्स जो गांधीयन फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस हैं, उनकी बुक्स होंगी। बुक्स के अलावा आर्टिफैक्ट्स, इंस्टॉलेशंस होंगे। हम लोग नेशनल म्यूज़ियम और भी गांधी सोसाइटीज़ हैं, सबसे बात करके, नवजीवन ट्रस्ट एंड ऑल, इन सब से मिलकर हम लोग वहाँ पे एक कोलैबोरेशन में एक बहुत अच्छा थीम लोगों के लिए लाएंगे, जिसमें हम गांधीयन फिलॉसफी एंड राइटिंग्स को प्रमोट करेंगे। जी, चोपड़ा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बुक फेयर से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं और साथ ही साथ मार्केटिंग की भी आप रूह तक जानते हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा तो हर वर्ल्ड बुक फेयर में जो तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस रहा, सबसे अच्छा रहा। यहाँ पर यानी कि सबसे अच्छा एक साधन है जी। हम अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुँच सकते हैं और उनको अपनी सब चीज़ें को बता सकते हैं और उनको बेच सकते हैं। और इसमें पब्लिक का भी रुझान जो यहाँ पर किताबें खरीदने का बहुत अच्छा रहा है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं हमें महसूस हुआ कि इस साल बुक फेयर में, वर्ल्ड बुक फेयर में पार्टिसिपेट किया है तो इसमें हमारी कुछ बिक्री कम हुई है, तो नहीं, हमारी हमेशा बिक्री बढ़ी है जी। जितने भी पाठक हैं, स्टूडेंट हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं, आने में तादाद बढ़ी है। जैसा कि हमारे मित्तल साहब ने भी बताया कि इसको हमें हर साल भी आयोजन करना पड़ा
जी वर्ल्ड बुक फेयर के लिए। जी, एक ही प्लेटफॉर्म है जिस पे सारे पब्लिशर्स आ सकते हैं, ऑथर्स आ सकते हैं। हाँ। तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लोगों को मिल गया है, ये अच्छी बात है, इसकी खासियत है। मित्तल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिशर्स साल दर साल इससे जुड़े हैं और अभी क्या खास है? सरकारी इकाइयाँ, इंस्टीट्यूशंस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के पब्लिशर्स भी आते हैं इसमें। प्राइवेट पब्लिशर्स छोटे और बड़े सभी तरह के आते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट ने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि उन्हें छोटे स्टैंड भी दिए हैं, सिंगल स्टैंड भी दिए हैं, ताकि छोटे पब्लिशर भी आ सकें और कम खर्चे में अपना किताबों को एग्जिबिट कर सकें। बल्कि नेशनल बुक ट्रस्ट इस चीज़ में हमेशा कोशिश करता रहा है कि सिंगल स्टैंड भी दिए हैं, 6 मीटर और 9 मीटर इस ढंग से स्टैंड देते आए हैं। और आगे जाकर फिर हम इनसे निवेदन भी करेंगे कि और उपलब्ध कराएं डिफरेंट साइजेस ऑफ स्टॉल्स, ताकि हर तरह का पब्लिशर यहाँ आए, देश के हर कोने से आए। और थीम्स भी हम धीरे धीरे इस तरह की रखवाने की कोशिश करेंगे कि देश का हर कोने से पब्लिशर आ पाएँ। हाँ, खर्चे थोड़े बढ़ गए हैं बुक फेयर के, उस हिसाब से देखें जो बाहर से पब्लिशर आते हैं उनकी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जब वो बुक फेयर आए हैं तो उनको फेयर का जो स्टैंड फ़ी भी देनी है, रहने का खर्चा भी रखना है, उनको लगभग 11-12 दिन यहाँ रहना पड़ता है, 11 दिन रहना पड़ता है। उसके हिसाब से सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए नेशनल बुक ट्रस्ट से हम पहले भी रिप्रेजेंटेशन रखते रहे हैं और फिर रखेंगे। विदेश से भी काफ़ी पब्लिशर्स आते रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो बहुत रेगुलर हैं, जैसे जर्मन पब्लिशर्स का ग्रुप एक अपने आप रेगुलर आता है। आपके मिडल ईस्ट से भी कुछ पब्लिशर्स के रेगुलर आते हैं, इस हिसाब से रेगुलर आते रहे हैं। थीम भी रखा है, मतलब गेस्ट कंट्रीज भी रखते रहे हैं, क्योंकि अभी जगह नहीं है इसलिए हमने गेस्ट कंट्री नहीं रखा है इस बार। अदरवाइज गेस्ट कंट्रीज आए हैं और आपस में दोनों देश, जो देश आया है और भारत, आपस में मिलके काफ़ी व्यापार में बढ़ोतरी भी हुई है। यहीं पे मित्तल साहब जानना चाहूँगी, क्या किसी तरीके के कोलैबोरेशंस इसमें होते हैं वर्ल्ड बुक फेयर? हाँ जी, इसमें जब दो देश इकट्ठे होते हैं तो कोलैबोरेशंस पब्लिशिंग की भी होती है, ट्रांसलेशंस की खूब होती हैं जी, कि उनकी भाषाओं में हमारी पुस्तकें ट्रांसलेट हो, उनकी पुस्तकें हमारी भाषाओं में ट्रांसलेट हो, और ये खूब से होता आया है, हो रहा है। और जैसे जैसे हम विभिन्न, क्योंकि ये दुनिया भर में ट्रेंड है कि भारत भी इस बार 3 देशों में गेस्ट ऑफ ऑनर बना है। अभी हम आबू धाबी में बुक फेयर में थे अप्रैल में, अभी मैक्सिको ग्वाडालहारा बुक फेयर में, लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा बुक फेयर है, वहाँ भी भारत गेस्ट ऑफ ऑनर था और बहुत अच्छे से हमने अपने देश को प्रेजेंट किया है वहाँ पे। और अभी मार्च में पेरिस बुक फेयर में भी हम गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। तो इस प्रकार हमारे यहाँ की पुस्तकें वहाँ में ट्रांसलेट होती हैं, वहाँ के जो रीडर्स हैं हमारे बारे में जानते हैं और हमारी पुस्तकें लेने की कोशिश करते हैं, या उनकी ट्रांसलेशंस वहाँ के पब्लिशर करवाते हैं और पब्लिश करते हैं, राइट साइन होते हैं। सिमिलरली उनके यहाँ की पुस्तकों के यहाँ के लिए साइन होते हैं। तो दोनों देशों में व्यापार बढ़ता है और दोनों देशों में लोगों को जानकारी एक दूसरे देश के बारे में होती है, जहाँ जहाँ भी आपस में गेस्ट ऑफ ऑनर का अरेंजमेंट होता है। सो एक ये बहुत अच्छी प्रथा है दुनिया भर में, और भारत में भी नेशनल बुक ट्रस्ट इसको बराबर फॉलो करवा रहा है। ये तो बात हो गई ट्रांसलेशन की या कोलैबोरेशंस की। अगर हम इसी मुद्दे पे थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक कॉपीराइट आता है, जो कि जो भी हमारी संपत्ति है, हमारी किताबें हैं, उनको संजो कर रखना, वो कॉपीराइट के अंदर आता है। तो कॉपीराइट के क्या प्रावधान है बुक फेयर में, या ट्रांसलेशन स्टॉल्स हैं, या कुछ इस तरीके की जानकारी वहाँ पे हमें मिल जाए? देखिए, बुक फेयर में अभी राइट्स टेबल करके ऑर्गेनाइज की जाती हैं, पिछले 4 साल से लगभग शायद ऐसा हो रहा है। एक अलग एरिया में लोग रजिस्टर करते हैं, इंडिया के पब्लिशर भी, विदेश के पब्लिशर भी, और इंडिया के पब्लिशर आपस में भी ट्रांसलेशन राइट करने के लिए कि यहाँ हमारी कोई हिंदी की किताब मलयालम में हो सके, या इंग्लिश की किताब मलयालम में, या मराठी की किताब इंग्लिश में, इस तरह से करने के लिए भी, प्लस हमारी किताब कोई फ्रेंच पब्लिशर साइन करे या कोई अरबिक पब्लिशर साइन करे ट्रांसलेशन के लिए, उसके लिए राइट्स टेबल सिस्टम है। उसके लिए रजिस्टर पब्लिशर करवाते हैं और वो 2 दिन का प्रोग्राम रहता है ये, और उसमें आपस में राइट्स एक्सचेंजेस होते हैं। ये एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है। जी कंचन जी, इसी रेस्पेक्ट में मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, कॉपीराइट और ट्रांसलेशन की हम बात कर रहे हैं, आपके क्या अनुभव रहे हैं?
एक्चुअली नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया जो है ड्यूरिंग द वर्ल्ड बुक फेयर, बिकॉज ये B2C फेयर है, हम ऑन द साइडलाइंस B2B इवेंट्स रखते हैं। एक CEO स्पीक रहता है और एक, जैसे कि मित्तल जी बता रहे हैं, न्यू दिल्ली राइट्स टेबल रखते हैं। और इन दोनों ही इवेंट्स पे हम लोग बिजनेस बात करते हैं, चाहे कॉपीराइट एक्सचेंजेस हैं, ट्रांसलेशंस हैं, गेस्ट कंट्रीज़ रहते हैं, बाहर से फॉरेन कंट्रीज़ आते हैं, तो उनके साथ इंडियन पब्लिशर्स का एक मैच मेकिंग सेशन रखा जाता है, विच इज़ कॉल्ड B2B सेशंस, जहाँ पे वी टॉक अबाउट कॉपीराइट एक्सचेंजेस, ट्रांसलेशन एग्रीमेंट्स, को पब्लिशिंग अरेंजमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स हैपन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द B2C फेयर। So that is why the business dealings, the copyright happens along with visitors coming and buying the books. Right. अमूमन ये देखा गया कि बुक फेयर में बहुत सारे पवेलियंस लगाए जाते हैं, तो इस बार कौन से नए खास पवेलियंस लगाए जाएंगे? इस बार भी जैसे लगाते रहे हैं, वील हैव अ चिल्ड्रंस पवेलियन जो खास बच्चों के लिए रहेगा, बाल मंडप उसको हम कहते हैं जी। और उसमें बच्चों के लिए एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स, कुछ हम स्टोरी टेलर्स, ऑथर्स, चिल्ड्रन राइटर्स, कुछ वर्कशॉप्स करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग वर्कशॉप्स, एनवायरनमेंट रिलेटेड थिंग्स। उसमें हम स्कूल्स को कांटेक्ट करते हैं, स्कूल से बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, लाइब्रेरियंस आते हैं, सो वहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह रहती हैं हमारी तरफ से। उसके अलावा हमारा फॉरेन पवेलियन जैसे रहता ही है, और फॉरेन पवेलियन में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी, जैसे मित्तल जी भी बता रहे थे, उसी पे ऐड करना चाहूँगी। काफ़ी हमारे जो फॉरेन पब्लिशर्स हैं उनके साथ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया का एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है। उस रेसिप्रोकल अरेंजमेंट के तहत वो कंट्रीज़ हमारे बुक फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोग उनके बुक फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, और we take with us books from India, so we represent Indian publishing at the international book fairs all around the world. And because of that reciprocal arrangement, lot of countries come, नए countries भी जुड़ते हैं हर बार, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से वर्ल्ड बुक फेयर का जाना जाता है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन अफ्रो एशियन रीजन। सो ये है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ITPO में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हम लोग 42,000 स्क्वायर मीटर्स तक का एरिया लिया करते थे। सो वी हैव कम टू अबाउट, जितना एरिया अवेलेबल है, अबाउट 22,000 स्क्वायर मीटर्स। सो बट उसके बावजूद वी आर फाइंडिंग कि लॉट ऑफ पब्लिशर्स कम, इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स हमारे आते जा रहे हैं, और उस हिसाब से। जी, चोपड़ा साहब आपसे पूछना चाहेंगे, मार्केटिंग की अगर हम बात करें, फिर वापस उसी मुद्दे पे आएंगे। बहुत ज़रूरी है अगर हम इंडिया की बात करते हैं कि नई जनरेशन को किताबों से जोड़ना, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या बताना चाहेंगे? अभी जो पब्लिसिटी हमारी हो रही है वर्ल्ड बुक फेयर के बारे में, तो इसमें और क्या नए एडिशंस हो सकते हैं? हमारा ये देखने में प्रकाशकों का अधिकतर आ रहा है कि जब तक वो स्कूलिंग में बच्चे होते हैं, बुक्स के ऊपर पढ़ने पर उनका रुझान रहता है। जब वो हायर स्टडीज़ में जाते हैं, कॉलेज में या मेडिकल करने जाते हैं, जब उनका रुझान बुक्स की ओर हटना शुरू हो जाता है, वो डिजिटल मोड में अपना मूवमेंट या मोबाइल पे, लैपटॉप पे पढ़ने का उनका रुझान है। और हमें इसको रुझान को बढ़ाने के लिए बुक्स के अंदर प्रमोशन के लिए बहुत से कार्य करने पड़ेंगे, ताकि बच्चों को शुरू से, बचपन से उनको पढ़ने की एक हैबिट मिले। उनको कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, या उनको सख्ती से कहना पड़ेगा कि भी आप कम से कम आधा घंटा, पौना घंटा बुक्स जरूर पढ़ें। और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके अंदर उनको सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सब मिल रही हैं, लेकिन पढ़ने के ऊपर भी, रीडिंग हैबिट के ऊपर भी प्रमोशन के लिए हमें जोर से उनको बच्चों को कहना पड़ेगा कि आप पढ़ाई पर जरूर ध्यान दें, और कम से कम कुछ समय जरूर निर्धारित करें कि आपने बुक्स पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है, न्यूज़लेटर पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है। ये बहुत अच्छी बात मित्तल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी इसी मुद्दे पे। बच्चों को अक्सर देखा गया है कि वो अपने टेक्स्ट बुक्स के अलावा बाकी और किताब या तो पढ़ना नहीं चाहते, या समय नहीं है, या फिर डिजिटल मीडियम का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे वक्त में किताबों की तरफ बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करें? ऐसा है, कोर्स बुक्स के सिवाय उनको कुछ पढ़वाने के लिए थोड़ा सा हमारी तरफ से एजुकेशन सिस्टम में ही ऐसा किया जाए। पहला तो ये किया जाए, जैसे कुछ देशों में हो रहा है कि बच्चों में सरकार की तरफ से कूपन्स बांटे जाते हैं कि वो जाएं और बुक फेयर में ही, बुक फेयर के फ़ौरन पहले बांटे जाते हैं कि बुक फेयर में उनको किताबें खरीदनी हैं, किताबें वो अपनी पसंद से ख़रीद के लाएँ, ला करके, और कोई ऐसा सिस्टम किया जाए कि स्कूल में टीचर उन किताबों को देखें।
और देख के फिर उन बच्चों को यही कहा जाए कि तुम ये बुक लाए हो, इस बुक पे अगले सप्ताह या 15 दिन बाद तुम्हें इस बुक पे बोलना है जी। और उस बुक पे कुछ सवाल जवाब किए जाएं ताकि वो बच्चा ज़रूर पढ़े, पढ़ने की तरफ उसका रुझान बढ़े। इसके लिए हमारी सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पुस्तकों के लिए बच्चों को बुक फेयर, मैं तो बुक फेयर्स में कहूँगा कि अगर अभी भी बुक फेयर शायद 25 एक बुक फेयर भारतवर्ष में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बुक फेयर ज़रूर ऑर्गेनाइज़ किए जाएं और हमारे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलएज के फंड्स होते हैं उसका कुछ परसेंटेज के कूपन्स ही बंटवाए जाएं उसके अंदर, ताकि शिक्षा के साथ साथ पढ़ने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। और उसी से जब उनको पढ़ने का आप मौका देंगे, पढ़ने के लिए कुछ किताबें सामने बच्चों को मिलेगी, और क्या होता है जब बच्चों को कोई कूपन मिलेगा तो वो पेरेंट्स पे भी प्रेशर घर जाके डालेगा कि मुझे बुक फेयर में ज़रूर जाना है। जाएगा तो उसका मन करेगा, कुछ किताबें देखेगा तो मन करेगा कि हाँ मैं कुछ और किताबें लूँ और पढूं। धीरे धीरे हमारी सरकार ये भी सोच सकती है कि लाइब्रेरीज़ को बढ़ावा दे। लाइब्रेरीज़ को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा सिस्टम जैसे दुनिया भर में है, कोई पॉपुलेशन बेस्ड फिक्स पैरामीटर्स पे ऐसा कुछ हो कि इतने लाख की 2 लाख की पॉपुलेशन पे एक लाइब्रेरी दे रहे हैं, 1 लाख की पॉपुलेशन पे लाइब्रेरी दे रहे हैं, पूरे देश भर में लाइब्रेरीज हों जहाँ किताबें हों। और किताबें खरीदने के लिए मेरा एक और रहेगी, मैंने पिछले दिनों पढ़ा अखबार में ही कि यूपी गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स के लिए किताबें खरीदने के लिए 1.5 लाख स्कूलों की किताबें खरीदने के लिए कुछ फंड्स जारी किए हैं जो कि 31 मार्च तक खरीदने हैं। और उसमें खरीदने के लिए सिर्फ सरकारी संस्थानों की, नेशनल बुक ट्रस्ट वगैरह की किताबों खरीदने के लिए ही कहा गया है। मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा सा हम पब्लिशर जो इतनी मेहनत करके एक अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से पेश करते हैं किताबें, क्यों ना सभी को बढ़ावा दिया जाए कि सभी अपनी किताबें बेच पाए और सभी की किताबें इन लाइब्रेरीज में खरीदी जाएं। स्कूल लाइब्रेरीज क्यों, वैसे भी लाइब्रेरीज बढ़ाई जाएं, और लाइब्रेरीज जब होंगी आप कोई डोर स्टेप पे चीज़ें देंगे तो लोग इस्तेमाल भी करेंगे। इसी की तरफ मेरा तो बार बार रहेगा कि कुछ इस पर सरकार को सोचना चाहिए और बढ़ावा इसी से मिलेगा पढ़ाई का। चोपड़ा साहब, अगर बच्चों के नज़रिए से हम देखें तो ख्वाबों का वर्ल्ड बुक फेयर कैसा होना चाहिए उनके लिए? ख्वाबों में तो यह है जी, उनको बच्चों को जब तक हम समझाएंगे नहीं कि बच्चों की कम से कम कुछ समय अपने स्वास्थ्य के लिए आपके कार्यक्रम में रीडिंग हैबिट जब तक उनके अंदर शरीर में नहीं आएगी तो वो बुक्स की रीडिंग हैबिट के बगैर वो नहीं पढ़ना चाहते आजकल बच्चों। आपने देखा होगा जैसे आप बुक फेयर में गए हैं तो बच्चों का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है बुक फेयर को लेके? छोटे बच्चों में तो कार्टून्स की बुक्स और जनरल रीडिंग की बुक्स लेने में रुझान रहता है, और बड़ों का आजकल फिक्शंस और नॉवेल्स वगैरह में ज़्यादा रहता है। जो बाकी एकेडमिक बुक्स हैं, जहाँ जैसे साइंस के रिलेटेड बुक्स हैं, जहाँ रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, उन पर उनका रुझान नहीं रहता, उसमें काफ़ी कम होता जा रहा है दिन ब दिन। कंचन जी, आपसे जानना चाहूँगी एनबीटी की तरफ से अभी तक जो पब्लिसिटी हुई है किस हद तक हो गई है, और अगर आप उसमें और फ्यूचर में क्या एडिशंस हो सकते हैं और किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सकता है? जहाँ तक वर्ल्ड बुक फेयर के पब्लिसिटी की बात है, वी डू अ 360 डिग्री कैंपेन। सो आप देखिएगा आउटडोर मीडिया शुरू हो चुका है। हम लोग ऑटो एडवर्टीज़मेंट भी करते हैं, मेट्रोज़ पे एडवर्टीज़मेंट है, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स। उसके अलावा क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडियम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो हम लोग सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, SMSs द्वारा भी लोगों को और इन्फॉर्मेशन देते हैं टू कम फोर्थ। तो आई थिंक जिस तरीके का people are more motivated towards digital, we have to keep that also in mind. So I think both we should do more publicity, we are doing, and we should do more publicity on both medium equally. जी मित्तल साहब, अभी हम बात करेंगे, अगर टैक्स की बात करेंगे तो अब एक ही तरीके का हमारा टैक्स है GST जिसे कहा जाता है। तो GST के आने के बाद किताबों की बिक्री और किताबों के जो रेट्स हैं उसमें कुछ चेंज आया है? हाँ, GST भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि बहुत सारे टैक्सेस को ख़त्म करके सबको मर्ज करके GST लाई है और बहुत चीज़ों को आसान करने की कोशिश भी की है। इसमें मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगा कि पुस्तकों को GST से दूर रखा गया है, उन पर GST नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन पुस्तकों के जो इनपुट्स हैं सारे के सारे, पेपर, शाही,
प्रिंटिंग, जी, इवन एडिटोरियल्स, जो भी खर्चे आप या डिज़ाइनिंग, सभी पर हम एक अच्छा खासा जीएसटी देते हैं पब्लिशर्स। और उस जीएसटी की वापसी लेने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि हम जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। सबसे उचित ये रहता, क्योंकि ये सब टैक्सेस बढ़ के पेपर ही अगर हिसाब लगाएं, पहले 5% टैक्स पे आता था, 12% टैक्स पे पेपर आ रहा है। ओके। अब क्या है कि वो उस हिसाब से किताब की कोरस्पॉन्डिंगली प्राइस तो बढ़ गई है जी, बढ़ानी ही पड़ेगी। और इससे ऊपर सरकार ने एक चीज़ और की है कि जो जीएसटी लगाया है, रिवर्स जीएसटी रॉयल्टी पे, जो हम ऑथर्स को, सपोजिंग आपने एक पुस्तक लिखी है, उसकी रॉयल्टी हम आपको देते हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें जीएसटी अलग से पब्लिशर को ही जमा करवाना है, आपसे काटना नहीं है। पब्लिशर को एडिशनल जीएसटी देना है। ओके। अब उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी ही, पड़ रही हैं पुस्तकों की कोरस्पॉन्डिंगली, क्योंकि उस जीएसटी को हम कहाँ से लाएं। पहले ही एक बहुत लिमिटेड मार्जिन्स पे पब्लिशर खेलते आए हैं। अगर बच्चों की किताबें ही उठा लें आप, छोटी छोटी किताबें आपको जो लगती हैं 40-50 रुपए में, 30 रुपए में मिल रही हैं, अगर पब्लिशर के खर्चे और सब कुछ लगाएं, कंचन जी भी इस बारे में जानती होंगी, उन सबको लगाएं, ऑथर को रॉयल्टी भी देनी है, सब कुछ करना है। हम पहले ही बहुत लिमिटेड मार्जिन पे खेल रहे थे। अब वो 12% रॉयल्टी के ऊपर अगर हमें जीएसटी देने का है, तो हमें कोरस्पॉन्डिंगली वो प्राइसेस, क्योंकि डिस्काउंट भी जाता है पुस्तक से जी, तो किसी किताब की अगर 100 रुपये प्राइस थी और उसमें अगर 10 रुपये हम रॉयल्टी दे रहे थे, तो 1 रुपये 20 पैसे नहीं, हमें प्राइस तो उसकी लगभग 5 रुपये के करीब बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जी। क्योंकि डिस्काउंट भी देना है, क्योंकि और चीज़ों पे भी खर्चे बढ़ गए हैं, हमारे टैक्सेस बढ़ गए हैं। मान लो डिज़ाइनर पे पहले कोई लंबे चौड़े टैक्सेस नहीं थे, अब तो सब जगह हम टैक्सेस दे रहे हैं। तो उस पर हम गवर्नमेंट से बार बार निवेदन भी कर रहे हैं कि रॉयल्टी पे रिवर्स जीएसटी को वापस ले लें तो मेहरबानी होगी, ताकि हम लोग कर सकें। और अगर पेपर वगैरह पे पब्लिशिंग, बुक पब्लिशिंग के लिए अगर हम पेपर लें, कुछ ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए जो बुक पब्लिशिंग पे वो अगर जीएसटी चार्ज नहीं होगा तो प्राइसेस बहुत नीचे आ जाएंगी, पढ़ने वाले के लिए एक अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। जी, कंचन जी आपसे जानना चाहूँगी, अभी हम जीएसटी की बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ गया है बुक्स का, तो ऐसे में सेल्स या एडवोकेसी ग्राफ के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? अब वो कितना चेंज हुआ है? फ़र्क तो पड़ा है नेचुरली, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हम उसी तरीके का पेपर यूज़ करेंगे, उसी तरीके का प्रिंटिंग एंड ऑल यूज़ करेंगे, उस पर फ़र्क पड़ा है नेचुरली। बट फ़र्क पड़ता है कि आई वोंट आंसर दिस। ओके, आई वोंट आंसर दिस। चोपड़ा साहब आपसे बात करना चाहेंगे, आप कितने 25 साल आई थिंक बहुत लंबे समय से आप बुक फेयर में गए हैं, किस तरीके के रिस्पांस मिले हैं? क्योंकि रिस्पांस मिलना बहुत ज़रूरी है, उससे आप आगे के इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाते हैं। तो रिस्पांस लोगों का किस तरीके से मिला? रिस्पांस तो बुक फेयर में बहुत, वर्ल्ड बुक फेयर का मैं कहूँगा जितने भी बुक फेयर इंडिया में हो रहे हैं, वर्ल्ड बुक फेयर का नंबर 1 पर रिस्पांस आता है जी। चाहे पटना बुक फेयर में भी गए हैं, कलकत्ता में भी गए हैं, सब जगह हमारा पार्टिसिपेशन रहा है, निष्केयर का मैं एक्स एम्प्लॉय रहा हूँ, लेकिन वर्ल्ड बुक फेयर का एक अच्छा रहा है। हमेशा से हमारा तजुर्बा आ रहा है कि वहाँ पर बहुत ही ग्राहक आते हैं और बुक्स भी काफ़ी तादाद में लेते हैं जी। उसमें हर चीज़ की डिमांड है, ऐसा नहीं है कि डिमांड की कहीं कमी है, वो तो फैक्टर है ही है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, डिजिटल मोड भी है, तो फिर प्रेशर तो है जी। और वो बेचने वालों को भी प्रेशर है। हर आदमी चूजी भी है, वो देख के लेगा कि मैं इस चीज़ के ऊपर क्यों इतने दाम दूं जब मुझे ये चीज़ फ्री में अवेलेबल हो रही है जी। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको फ्री मिलने शुरू तो रुझान फिर कम है, फिर इन चीज़ों का इम्पैक्ट तो आ रहा है जी। कंचन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यंग जनरेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आगे जाके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या और भी फील्ड में जाएंगे, तो ऐसे में यंग जनरेशन को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? वर्ल्ड बुक फेयर से जुड़ा हुआ, किताबों से जुड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बिफोर आई आंसर दिस आई वुड से कि एक बहुत अच्छी चीज़ हमने देखी है पिछले 3 साल में कि जो यूथ है और जो यंग जनरेशन है उसका फुटफॉल
5 साल के मुकाबले बहुत बड़ा है। चलिए, ये बहुत हाँ, खास बात है। और ये हम सोच रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी एंड ऑल जो है दैट इज़ टेकिंग अवे फ्रॉम रीडिंग। सो ये जो पिछले 3 साल में हम लोग फुटफॉल बढ़ा हुआ देख रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इस बात को ये नकारा जा सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है? टोटली मैं इसी बात पे आपको कहना चाह रही हूँ कि हमारा फुटफॉल यंग जनरेशन ज़्यादा बड़ा है एज पर द डिटेल्स वी हैव गॉट। तो हमें यही लग रहा है कि बुक्स जो हैं दे आर गोइंग हैंड इन हैंड विद टेक्नोलॉजी प्रोबेबली मोर। एंड हमारे जिस तरीके के बुक्स है, जिस तरीके का इंडिया पब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, जिस तरीके के हम लोग बुक्स लगा रहे हैं और जिस तरीके का बुक फेयर है, तो आने वाले सालों में यूथ जो है उनका फुटफॉल ज़्यादा बढ़ेगा। राइट। मित्तल साहब, आपसे जानना चाहूँगी सजेशंस की। अगर हमने अभी चोपड़ा साहब से जाना, आपसे भी जानना चाहेंगे। आप काफ़ी अच्छे से इस इवेंट को संभाल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो कैसा रिस्पांस मिला? एक अगर मैं आपके हाई लेवल पे बात करूं कि कोलैबोरेशंस की बात करें या कॉपीराइट्स की बात करें या जीएसटी की बात करें, तो इनके सबके एस्पेक्ट में आपका एक्सपीरियंस कैसा था और नए साल के लिए या अगले साल के लिए आपकी तैयारी कैसे रहती है? देखिए, कोलैबोरेशंस पहले से बढ़ी हैं जी, इस पे कोई डाउट नहीं है। यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए भी पब्लिशर्स भी, नेशनल बुक ट्रस्ट भी, हम हर तरह से कोशिश करते रहते हैं कि यूथ अट्रैक्ट होकर आए और किताबें देखे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी लाइब्रेरीज नहीं हैं, तो उनको एक अच्छा मौका रहता है यूथ को किताबें एक साथ सब तरह की देखने का, हाथ लगाकर छूकर पढ़कर देखने का, और वो आना पसंद करने लगे हैं। क्योंकि जो फैसिलिटी मिलती है अगर उसको पूरी तरह से प्रोपेगेट करके सबके सामने रखा जाए तो लोग आना भी पसंद करते हैं और उसका इस्तेमाल भी होता है। और इसके लिए हाँ, लेकिन हम कुछ चीज़ों से जैसे जीएसटी वगैरह लगने के बाद थोड़ा सा इंडस्ट्री में, खासकर रिवर्स जीएसटी वगैरह के बाद थोड़ा इंडस्ट्री अभी एक डिस्ट्रप्शन मोड में आ गई है। थोड़ा सा प्राइवेट इंडस्ट्री तो खासकर आ गई है। और यहाँ एम्प्लॉयमेंट की ऐड नहीं हो रही। एम्प्लॉयमेंट हम चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट पहले जैसे ऐड होती रही थी होते रहें। उसके लिए थोड़ा सा हमें अगर थोड़ा प्रोत्साहन मिले सरकार की ओर से, जैसे बुक फेयर होता है उस वक्त लाइब्रेरीज़ को बजट इसके हिसाब से भी नहीं दिया जाता कि जाके पहले, मुझे याद है अब से 15 साल पहले तक, 10 साल पहले तक भी ये होता था कि बुक फेयर के वक्त कुछ ग्रांट्स यूजीसी वगैरह रिलीज़ करती थी और लाइब्रेरीज आके बुक फेयर पे किताबें खरीदती थी। और वो धीरे धीरे रुझान बदल रहा है। हम चाहेंगे कि इन चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा अगर, तो हम और आगे बढ़ेंगे। और दुनिया में देखिए, अगर मैं 20 साल पहले की पब्लिशिंग हमारी देखूं और आज की देखूं, हमारी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। प्रिंटिंग की, कंटेंट्स की, सब तरह से इम्प्रूव हुई है। हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, हम और आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को। हम तो इसी के लिए हैं और पब्लिशिंग से जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे चीज़ों को। इसी इच्छा में लगे रहते हैं हमेशा। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आशा करती हूँ कि बुक फेयर में जितने भी हमारे दर्शक होंगे वो जाके इस उत्सव का, इस महोत्सव का मज़ा उठाएंगे। हमारे आज की पेशकश में बस इतना ही। हमारे ख़ास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।